हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक भूतिया ट्रेन की कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे चैनल पे व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं। अगर मेरे वीडियोस में या मेरी कहानियों में कुछ कमी रह गई हो तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे हरिया, अभी वो रामगढ़ जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक पहुंचती है प्लेटफॉर्म पे? एक अधेड़ उम्र के जेंटलमैन शख्स ने अपने नौकर से पूछा। साहब, क्या बताएं, हमारे गांव का स्टेशन बहुत दूर भी है और उधर कोई आता जाता भी कम ही है। सुना है उधर से रात को रोज़ एक ट्रेन गुजरती है और जो भी वहां नज़र आता है अपने आप वो उस ट्रेन में बैठ जाता है और उसका बाद में कोई अता पता नहीं चलता। कई लोग गायब हो चुके हैं साहब। ओहो, तुम भी ना क्या पूछा था और क्या सुनाने लगे। जाओ अपना काम करो, मैं किसी और से पूछ लूँगा। क्या हुआ पापा, क्यों परेशान है सुबह से? एक 20-22 साल के लड़के ने उस शख्स से पूछा। वो बेटा अंश, रामगढ़ वाली ट्रेन कितने बजे निकलती है? उसके बारे में पूछा हरिया से। पता नहीं क्या उल्टा सुल्टा बोल रहा था। अरे पापा, आप परेशान मत होइए, मेरा एक दोस्त है विवेक, उसको पता है सब। उसके पापा रेल विभाग में कर्मचारी है ना। अच्छा बेटा, जल्दी करना क्योंकि कल मुझे रामगढ़ जाना बहुत ज़रूरी है। किसी को उसकी अमानत लौटानी है। ठीक है पापा, मैं अभी विवेक को फ़ोन करता हूँ। अंश फ़ोन लगाता है। कुछ देर बेल जाती है। हाँ भाई, अंश बोल, कैसे याद किया इस नाचीज़ को? अरे विवेक, वो पापा को रामगढ़ की ट्रेन कब जाती है उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। तुम अपने पापा को पूछकर बताओ ना यार। मेरे पापा सुबह से बहुत परेशान हैं क्योंकि अभी हम जीवनपुर में नए हैं और यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी पापा को कॉल करता हूँ और 2 मिनट बाद बताता हूँ। ओके ठीक है विवेक, मैं वेट करता हूँ तेरे कॉल का। 2 मिनट बाद विवेक का फ़ोन आता है और अंश फ़ोन उठाता है। हाँ विवेक बोल, क्या हुआ, क्या कहा तेरे पापा ने? हाँ तो सुन भाई, रात के 1 बजे रामगढ़ की ट्रेन आएगी और सिर्फ 5 मिनट रुकेगी मुश्किल से, क्योंकि जीवनपुर में रेलगाड़ी से बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, वो भी रात का। ये ट्रेन पूरे दिन में बस एक बार ही आती है, वो भी रात को 1 बजे। ठीक है, अपने पापा को बता देना। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगा तुझे। ओके बाय अंश, रखता हूँ। बाय विवेक, थैंक्स। अंश अपने पापा को बता देता है सारी बात और कहता है, मैं भी चलूँ पापा आपके साथ, आपको परेशानी नहीं होगी? अरे नहीं बेटा, तू क्या करेगा, मेरे दोस्त की बेटी की शादी है। किसी समय मैंने कुछ रुपए उससे उधार लिए थे और कहा था कि जब भी तुझे ज़रूरत हो बता देना, मैं खुद देने आ जाऊंगा। बस यूं गया और यूं आया, और रामगढ़ है ही कितनी दूर, 70 किलोमीटर पूरा है यहाँ से। अच्छा, तू एक काम कर सकता है, मुझे छोड़ने आ सकता है और मेरे लौटने तक घर का और अपना ख्याल रखना। ओके बेटा? हाँ पापा, रात को 12 बजे हमें निकलना होगा, तब तक हम आराम से स्टेशन पहुँच जाएंगे और आप किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से दूर रहें। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम निपटा ले, मैं तब तक बैंक से पैसे निकाल के लाता हूँ। ठीक है? हाँ पापा। राम गोपाल जी, अंश के पिता, बैंक चले जाते हैं और 2 घंटे बाद ही आ जाते हैं। अंश और उसके पिता रात को खाना वाना खाकर निकलते हैं स्टेशन की ओर और लगभग सही समय से पहले ही पहुँच जाते हैं। 1 बजने में अभी 10 मिनट थे। अंश
और उसके पिता बातें करने लग जाते हैं। 10 मिनट बाद ही एक ट्रेन आती है। पूरा स्टेशन वैसे सुनसान था, लेकिन कुत्तों और झिंगुरों की आवाज़ साफ सुनाई दे सकती थी। जैसे ही वो ट्रेन वहाँ स्टेशन पर रुकी, कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे और रोने लगे। देखने में वो साधारण ट्रेन जैसी ही लग रही थी। अंश के पिता जैसे ही ट्रेन में बैठने के लिए गए, विवेक का फ़ोन आ गया और उसने अंश से कहा, भाई कहाँ है तू? अंश ने कहा, मैं स्टेशन पे हूँ, पापा बस ट्रेन में बैठने वाले हैं। कौन सी ट्रेन? अरे वही जो तूने बताई थी। अरे अंश, आज वो ट्रेन कैंसल्ड है, आज नहीं आएगी वो। एक दुर्घटना में उसका इंजन खराब हो गया है, इसीलिए आज नहीं आ पाएगी वो ट्रेन। और तेरे पापा कौन सी ट्रेन में बैठ रहे हैं? ओ माय गॉड, अंश अपने पापा को रोक जल्दी, वो ट्रेन भूतिया है, मैं तुझे बताना भूल गया था। जल्दी से अंश ने फ़ोन को कट किया और अपने पापा को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो एक मुर्दा ट्रेन थी उसमें वो जाके बैठ गए। जैसे ही उन्होंने ट्रेन के दरवाजे पे खड़े हुए, किसी ने उनका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया और ट्रेन का दरवाज़ा लॉक हो गया। अंश का ये भयानक दृश्य देखकर होश उड़ गए और उसकी हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से विवेक को कॉल लगाया और स्टेशन आने को कहा। विवेक अपनी बाइक को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा और ट्रेन भी सीटी बजाती हुई चल पड़ी। अंश पागलों की तरह चिल्लाने लगा क्योंकि एक मुर्दे ने उसके पिता का हाथ पकड़ के अंदर खींचा था और ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। छिक छिक की आवाज़ करती हुई ट्रेन आगे बढ़ने लगी। विवेक ने बाइक की रफ्तार तेज की और 15 मिनट में स्टेशन पहुंच गया, लेकिन ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी थी और उसके सभी दरवाजे लॉक थे। शीशे से बस धीरे धीरे चलते कुछ लोग नजर आ रहे थे। विवेक जल्दी से अंश के पास पहुंचा और उसे बाइक पर बिठाया और अंश से कहा, यार आज ये बहुत बुरा हुआ है अंकल के साथ। उस ट्रेन में एक बार जो बैठ जाता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ये ट्रेन रात भर चलती रहती है और सूरज की पहली किरण के साथ धरती पे पड़ते ही गायब हो जाती है। विवेक तेज़ी से बाइक भगाता है और ट्रेन से आगे ले जाता है, एकदम आगे। अंश बोलता है, यार ये क्या कर रहा है तू? पापा को कैसे बचाया जा सकता है? ये ट्रेन तो लॉक है और इस पर हम चढ़ भी नहीं सकते। इस पर चढ़ने का मतलब है सीधा ट्रेन के अंदर, और एक बार चले गए तो वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं है भाई। तो क्या करने वाला है तू? और ट्रेन के आगे क्यों ले जा रहा है बाइक को? इसे रोकने का बस एक ही उपाय है। आगे जो सुरंग आ रही है उसके ऊपर से हम इस ट्रेन के ऊपर चढ़ के इसके इंजन को खोल देंगे। इंजन खोलने के बाद आगे जो पटरी आएगी वहाँ की फिश प्लेट हटा देंगे, जिससे ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर जाएंगे और हम अंकल को बचाने का एक प्रयास कर सकते हैं। इस ट्रेन की जो आत्मा है वो बस ट्रेन के अंदर ही सक्रिय है। बाहर उनसे खतरा कम है क्योंकि उनकी जान ही ट्रेन के अंदर गई थी। ये काम हम दोनों अलग अलग जाकर करेंगे। मैं इंजन को अलग करने की कोशिश करता हूँ और तुम बाइक ले जाकर आगे की पटरियों की सारी फिश प्लेट हटा देना और कोई पत्थर पटरी पर डाल देना बड़ा सा। काम मुश्किल है लेकिन करना होगा अंश। चलो सुरंग आ गई, मैं सुरंग के ऊपर जाता हूँ और तुम आगे जाओ बाइक लेकर। विवेक सुरंग के ऊपर चढ़कर ट्रेन के आते ही उस पर कूद जाता है और रेंगता हुआ धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ता है। उधर अंश बहुत आगे जाके बाइक को एक तरफ खड़ा करता है और पटरी की फिश प्लेट्स हटाना शुरू करता है। विवेक फुर्ती से इंजन तक पहुंचता है और इंजन के सारे नट बोल्ट्स अलग कर देता है और इंजन रेलगाड़ी से अलग होने लगता है। इंजन और रेलगाड़ी की गति तेज़ होने के कारण दोनों की बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इंजन आगे और डिब्बे पीछे। उधर अंश ने फिश प्लेट्स हटाकर बड़े बड़े पत्थर पटरी पर डाल दिए। इंजन
तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे ही रेल के डिब्बे। विवेक ने धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन से अलग करने की कोशिश की, लेकिन न जाने कहां से एक मुर्दा ट्रेन के डिब्बे से निकलकर रेंगता हुआ विवेक की तरफ बढ़ने लगा। वो रेंगते हुए गुर्रा रहा था। अचानक विवेक का ध्यान उसकी तरफ गया और विवेक ने कहा, हे भगवान, मारे गए। विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए जो पार्ट इंजन से निकला था भारी सा, उसे निशाना लगा के सीधे उस मुर्दे के आंख पर दे मारा। मुर्दा इस आकस्मिक प्रहार से विचलित हो गया और सीधा ट्रेन के नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसकी गर्दन कट के उसके धड़ से अलग हो गई और खून का फव्वारा बह निकला। लेकिन वो मुर्दा आत्मा था, उसे मिट्टी नसीब नहीं होती, वो गायब हो गया। विवेक अब ट्रेन से जैसे तैसे नीचे कूदने की फिराक में था, क्योंकि अब खतरा बढ़ चुका था। चारों तरफ बस मौत का ही नज़ारा था। यदि वो लापरवाह होकर कूदता तो उसके भी टुकड़े बिखरे हुए नजर आएंगे, और नहीं कूदा तो आगे जाने पर ट्रेन की भिड़ंत और पटरियों से लुढ़कने पर मौत निश्चित थी। फिर विवेक ने इंतज़ार किया कि जहाँ भी पथरीला रास्ता नहीं होगा और मिट्टी होगी, वहाँ पर संतुलन के साथ छलांग लगानी होगी ताकि ज़्यादा चोट ना आए और जहाँ थोड़ा प्रकाश मौजूद हो। विवेक ने मौका पाते ही छलांग लगा दी और धम से कूद गया। बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ी विवेक को। यदि गलती से भी वो ट्रेन की चपेट में आ जाता तो उसकी हड्डियां और शरीर बिखर जाते। आह की आवाज़ के साथ विवेक नीचे गिरा और अपने आप को झाड़ा, क्योंकि मिट्टी से उसका सारा शरीर सन गया था। कुछ मामूली चोट भी आई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अंश की तरफ भागना शुरू किया। उसकी रफ्तार कम थी, लेकिन ट्रेन इंजन अब अंश से ज़्यादा दूर नहीं थे। अंश ने एक टूटा हुआ पेड़ और बड़ा सा पत्थर रेल पटरी पर लुढ़काते हुए रख दिया था। बहुत मेहनत और जान लगानी पड़ी बेचारे को, और शरीर थक कर चूर भी हो गया था। अब अंश ट्रेन का इंतज़ार करने लगा और विवेक पूरी जान लगाकर अंश की तरफ दौड़ रहा था। और ट्रेन के अंदर का माहौल तो बस पूछिए ही मत। ट्रेन के अंदर की बहुत सी अतृप्त आत्माएं घूम रही थी और सबकी सब मुर्दों की तरह घूम रही थी। उनके शरीर तो थे, लेकिन भावनाएं नहीं थी। सबके सब अंश के पिता को बहुत भयानक तरीके से डरा रही थी और सबके चेहरे जले हुए थे। अंश के पिता उनसे बचने का प्रयास कर रहे थे और एक खाली डब्बे में जाकर छिप गए थे, और सभी आत्माएं उन्हें ढूंढ रही थी। लेकिन डिब्बे में अंधेरा और बहुत सा जला हुआ सामान होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंश के पिता जले हुए सामान के पीछे दुबक कर बैठ गए डर के मारे। ट्रेन और उसका अलग हो चुका इंजन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। जैसे ट्रेन और अलग हुआ इंजन आगे बढ़ रहा था, अंश की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ मिनट बाद ही ट्रेन का इंजन तीव्र गति से आता हुआ अंश जहाँ खड़ा था वहाँ पहुँच चुका था। पटरियों की फिश प्लेट ना होने के कारण इंजन के पहियों का संतुलन बिगड़ने लगा और उनमें घर्षण होने लगा। बहुत ही तीव्र और भयानक आवाज़ के साथ ट्रेन का इंजन पटरियों पर पड़े बड़े पत्थर और पेड़ों से जा टकराया और उसकी धीमी गति हो गई, और बहुत अधिक गति होने के कारण ट्रेन का इंजन उलट गया। ट्रेन के इंजन के पटरियों पर लुढ़क जाने से पीछे से आते हुए ट्रेन के डब्बे भी इंजन और पत्थर से टकरा गए और कुछ डिब्बे वहीं लुढ़क गए। उनके टकराने की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि अंश को नीचे झुककर अपने कान बंद करने पड़े। इस भयानक टकराव के कारण पूरी ट्रेन के डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और उनके शीशे और दरवाजे उखड़ गए। कुछ डिब्बे टकराव के कारण बुरी तरह से चकनाचूर भी हो गए। अंश के पिता, जो ट्रेन के डब्बों में अंत के डिब्बे में सर छुपाए बैठे थे और
ऊपर से जले सामान की ओट में थे, तो उनको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई और लास्ट का डिब्बा भी ट्रेन से अलग होकर साइड में जा खिसका। उसके दरवाजे और शीशे टूटकर अलग हो गए। अंश के पिता ने सोचा, ये अचानक क्या हुआ? ये ट्रेन अचानक किस चीज़ से टकरा गई? थोड़ा बाहर झांक कर देखा तो ट्रेन के इंजन और डिब्बे लुढ़के हुए थे और उनमें से ये अतृप्त आत्माएं चिल्ला रही थी। अंश के पिता ने जब बाहर झांका तो अंश की नज़र उन पर पड़ गई और अंश जोर जोर से चिल्लाकर हाथ हिलाने लगा, पापा पापा पापा, इधर देखिए, मैं इधर हूँ पापा। अंश के पिता ने अंश की आवाज़ सुनी और डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े, लेकिन 5-6 आत्माओं ने फिर से अंश को पकड़ लिया। लेकिन ऐन वक्त पर विवेक वहाँ आ पहुँचा और उन आत्माओं पर न जाने पानी जैसा क्या छिड़क दिया, जिसके फलस्वरूप वह आत्माएं दर्द से और पीड़ा से चीखने लगी और जलकर वहीं भस्म हो गई। विवेक ने अपने हाथ में एक बोतल पकड़ रखी थी, उसमें पानी जैसा कुछ था। विवेक ने बिना देरी किए उस बोतल को ट्रेन और डिब्बों के ऊपर छिड़क दिया। उस बोतल के पानी के छींटे जैसे ही ट्रेन और इंजन पर पड़े, ट्रेन धू धू कर जलने लगी और उसके साथ ही उसमें मौजूद अतृप्त आत्माएं भी अंश के पिता जैसी आत्माओं से फारिग हुए दौड़कर अंश के पास आने लगे। विवेक इतने में पूरी ट्रेन के डिब्बों पर पानी के छींटे मार रहा था और ट्रेन पता नहीं कैसे अपने आप आग पकड़ने लगी और उसमें से जलती हुई आत्माएं निकलकर बाहर आने लगी। विवेक जल्दी से अंश और उसके पिता के पास आया और चिल्लाकर कहा, जल्दी यहाँ से चलो अंश, नहीं तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी, भागो। अंश ने अपनी दूर खड़ी बाइक संभाली और अपने पापा और विवेक को बैठने को कहा। अंश के पिता और विवेक जल्दी से बाइक पर बैठ गए। अंश ने बाइक को भगाना शुरू किया और भागते रहे जब तक भूतिया ट्रेन उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अंश ने बाइक को सीधे अपने घर की तरफ मोड़ दिया और कुछ घंटे बाद तीनों अंश के पिता के घर पर पहुंच गए। विवेक और अंश के पिता जल्दी से नीचे उतरे और अंश ने बाइक से उतरकर घर का दरवाज़ा खोला और तीनों ही घर के सोफे और बेड पर पसर गए। कुछ मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद अंश ने अपने पिता और विवेक को पानी के गिलास थमाए। तीनों ने पेट भर पानी पिया। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद अंश ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, भाई विवेक, ये बता, तूने उस बोतल में क्या रखा था कि सारे बहुत और आत्मा जलने लगी, सारे भूत और आत्माएं जलने लगी और साथ में ट्रेन भी? अंश ने सशंकित होते हुए कहा, अरे अंश, उसमें कोई साधारण चीज़ नहीं थी। उस बोतल में आबे जमजम नाम का एक पानी था, जो मुझे तेरी तरफ जब मैं भाग कर आ रहा था तब रास्ते में एक मस्जिद थी। मुझे यूं ऐसे बेतहाशा भागते देख एक बुजुर्ग ने रोक लिया। उनके पूछने पर कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैंने उस भूतिया ट्रेन और अंकल जी की सारी कहानी बता दी। तब उन्होंने कहा, तुम 2 मिनट मेरे साथ आओ। मैं उनके पीछे चला गया। हालांकि मुझे बहुत देर हो रही थी तुम तक पहुँचने में। वो बुजुर्ग मस्जिद में गए और एक बड़ी सी सुराही लेकर आए और साथ में एक प्लास्टिक की बोतल। उस बोतल में उन्होंने पानी वो भर कर दिया और कहा कि ये काम आएगा तुम्हें। मुझे पता था कि भूतिया ट्रेन है और इसमें बहुत सी अतृप्त आत्माएं भरी पड़ी हैं, तो ये तुम उस समय इस्तेमाल करना जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उन्होंने कहा कि ये पानी थोड़ा तुम पी लो, बाकी मैं इस बोतल में भर देता हूँ। उस रेलगाड़ी में बदबू भरी पड़ी है और वो रेलगाड़ी भी उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि उस रेलगाड़ी में ही उन सबकी जान गई थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि 3 साल पहले इस रेलगाड़ी में कोई केमिकल का रिसाव होने से ब्लास्ट हो गया, जिसमें पूरी ट्रेन और सारे यात्री काल के गाल में समा गए। ये ट्रेन बिना रुके जलती हुई चलती रही। बाद में रेल विभाग के अफसरों और मंत्रालय ने इसे रोकने का प्रबंध किया, लेकिन तब तक पूरी ट्रेन और यात्री जलकर कोयला हो चुके थे।
उनको कोई नहीं बचा सका। किसी लापरवाह इंसान की वजह से ये हादसा हुआ और सब खत्म हो गया। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन जहाँ भी स्टेशन होता है सुनसान, वहाँ रुकती है और जो भी इसमें बैठता है वो कभी दुनिया के दर्शन नहीं कर पाता। इतनी बात सुनकर मैंने उनसे जाने की इजाज़त मांगी और भागता हुआ ऐन वक्त पर पहुंच गया। भगवान का शुक्र है अंकल जी सही सलामत हमारे साथ हैं और उन बुज़ुर्ग ने यह भी कहा था कि तुम इस पवित्र पानी से उन आत्माओं को रोक सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें मिट्टी नहीं नसीब हुई है। अगली रात वो ट्रेन और आत्माएं फिर से अपने सफ़र पर निकल जाएंगे। बेटा अंश और विवेक, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मित्र को उसकी अमानत के पैसे कैसे दे पाऊँगा? उसकी चिंता मत कीजिए आप अंकल जी, सुबह मैं और अंश आपके मित्र को उसकी अमानत के पैसे दे आएंगे। क्यों अंश? ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त की कार है, उसमें बैठकर हम चले जाएंगे। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आप रहने दीजिएगा। हमें आप बस एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है अंकल? तब तक आप आराम कीजिए और अमानत के पैसे अंश को दे दीजिएगा। अभी रात बहुत हो चुकी है, घर वाले भी परेशान होंगे, मैं उनको फ़ोन करके बता देता हूँ और आज रात यहीं रुककर सुबह मैं और अंश रामगढ़ चले जाएंगे। विवेक ने सारी बात अंश को समझा दी और विवेक ने अपने घर फ़ोन करके सारी बात बता दी। विवेक के घर वालों ने कहा ठीक है, जो भी तुझे ठीक लगे, पर अच्छे से और सावधानी से करना, और फिर फ़ोन रख दिया। सुबह होने में अभी 2-3 घंटे थे, इसलिए सभी ने आराम किया और सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता करके वो लोग रामगढ़ के लिए निकल गए। 2-2.5 घंटे में पहुंचकर उन्होंने अंश के पिता के दोस्त को उनकी अमानत के रुपए लौटाए और वापस अपने गांव जीवनपुर लौट आए। कुछ दिन बाद एक नौजवान आदमी एक रेहड़ी वाले से पूछता है, अरे भैया, ये रामगढ़ वाली ट्रेन कब और कितने बजे आती है? उसने बताया रात को 1 बजे। रात को वो स्टेशन पहुंचता है। तभी एक भिखारी आता है और उस आदमी से कुछ पैसे मांगता है। उसने 10 का नोट दिया और पूछा, अरे ये बताना कि ये ट्रेन लेट तो नहीं होती ना कभी? फिर वो भिखारी उसकी शक्ल की तरफ आंखों में रहस्यमय चमक लाकर कहता है, नहीं बाबूजी, वो ज़रूर आएगी अपने शिकार को लेने, ज़रूर, वो कभी नहीं रुकती। उस भिखारी की बात सुनकर उस नौजवान को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? कैसा शिकार और कौन करेगा? बताता हूँ बाबूजी, इतनी भी जल्दी क्या है, वो आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि वो कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि वो एक भूतिया ट्रेन है। क्या बकवास है? ऐसा करो, तुम निकलो, नहीं तो गुस्से में तुम्हें भूत ना बना दूँ मैं। नौजवान ने भिखारी को झिड़की लगाई। कुछ देर बाद ही छुक छुक की आवाज़ करती वो ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पे आ गई। नौजवान के होठों पर मुस्कान आ गई। ट्रेन को देखते ही जैसे ही ट्रेन रुकी, देखने में वो एकदम नई, उसका गेट खुला और नौजवान ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर जाते ही ट्रेन का दरवाज़ा लॉक हो गया और पूरी ट्रेन का रंग रूप बदल गया और उसमें जले हुए शरीर की आत्माएं उसे नज़र आने लगी। वो ट्रेन के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने और भड़बड़ाने लगा और ट्रेन चल पड़ी, कभी ना रुकने के लिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर आपका प्यार और सपोर्ट दें। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।